सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ पर। ग्राम पंचायत अधिकारी का सिलेबस से शुरुआत करेंगे हम लोग आज के क्लास की। और पहले दो जो क्लास होंगी हमारी वो सिलेबस को देख के, वो पाठ्यक्रम को देख के ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति तय होगी। इन दोनों ही क्लासेस को आप लोग अच्छे से देखिएगा। जो भी बुलेट पॉइंट्स में आप लोगों को सिलेबस लिखा गया है, इसको बार बार आप लोगों को दिमाग में एकदम से याद रख लेना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद जैसे जैसे हमारा क्लास आगे बढ़ेगा, हम चीज़ों को बिल्डअप करेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि हम अपने सिलेबस से कितने दूर हैं या कितने पास हैं। हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना है। अच्छा अच्छा, देखिए यहाँ पर जो आप सिलेबस में देख रहे हैं कि मैंने पॉइंट वाइज इसको तोड़ा हुआ है, इसका दो मकसद था। एक तो आपको आसानी से ये पता चल जाए कि सिलेबस में इन्होंने लिखा क्या है। चीज़ों को जब अलग अलग करके देख लेंगे तो उससे चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगी। दूसरी चीज़, हर सिलेबस के आगे इन्होंने लिखा हुआ है कितने नंबर से कितने नंबर का वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर जैसे सामने पहला टॉपिक ये है कि पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं टोटल 4 बड़े पॉइंट हैं। इनमें जो है पूरे इस टॉपिक के सिलेबस को तोड़ा गया है और यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो एक एवरेज आपको ये दिमाग में लेके चलना है कि इस पॉइंट से 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं। तो इस बड़े टॉपिक में 4 छोटे टॉपिक हैं, 4 पॉइंट हैं। इन 4 पॉइंट से हर एक पॉइंट से 2 से 3 इस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, या फिर आपको हो सकता है प्रश्न पत्र में इसी टाइप से ही अरेंजमेंट दिखे क्वेश्चंस की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए सबसे पहला टॉपिक जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास। तो ये आपको किसी भी टॉपिक का जब शुरुआत करना होता है या आप पढ़ते हैं तो पहले आप उसके बैकग्राउंड में जाते हैं, इंट्रोडक्शन में जाते हैं, उसके इतिहास को समझते हैं कि वो चीज़ें वहाँ तक आई कैसे हैं। उसके बाद इसके संवैधानिक उपबंध को समझना है। तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी प्रावधान हैं पंचायतों के लिए, आपको उनको समझते हुए उनको भी साथ में तैयार करते हुए चलना है। ये इस टॉपिक की डिमांड है। पहला पॉइंट क्या है, परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था। तो पहले लिखा है परंपरागत पंचायतें। इसमें आपका मध्यकालीन, उसके भी पहले का एंशियंट हो गया। आपको ये सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी। आपको प्राचीन काल मध्यकालीन दोनों ही व्यवस्थाओं में, जैसे मान लीजिए वैदिक काल में आप पढ़ रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे जो सोसाइटी में आप पढ़ते हैं कि कौन हेड होते थे घर के क्या मतलब गांव के स्तर पे आपको जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सटीक पंचायतों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं भी मिलेगा। तो जो ग्रामीण स्तर पे, जो जिले के स्तर पे प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको देखनी पड़ेंगी। वहाँ से आप मान के चलिए कि 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि ये आपके एक बड़े पॉइंट का एक छोटा पॉइंट है जिसमें से 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। और हमें दूरी तय करनी है 65 प्रश्नों की। अब यहाँ देखिए ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था, तो ये आपको, ये जो पॉइंट है ये आपको अच्छे से मिल जाएगा कहीं भी पढ़ने के लिए। सोर्स कोई एक नहीं है, किसी भी एक सोर्स पे आपको नहीं निर्भर रहना है। अब हमें अपने हर एक सोर्स को अलग अलग जगह से इकट्ठा करके एक जगह पे लाना है। और इसीलिए ये तैयारी महत्वपूर्ण है जो हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। चलिए, ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था ये हमें पता चल जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायती राज व्यवस्था। तो देश आज़ादी के बाद जो अब हम लोगों ने कानून बनाया, जो भी संवैधानिक प्रावधान लाए, तो ये सब चीज़ें आपकी पंचायती राज व्यवस्था कैसे कैसे डेवलप हुई देश आज़ादी के बाद से, ये पॉइंट आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। तो इसमें भी आप 2 प्रश्न 3 प्रश्न मान सकते हैं, हमसे पूछा जा सकता है। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समितियां, तो जो हम समितियां पढ़ते हैं ना, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी, एल एम सिंघवी, ये सब जो आप जो भी अपने अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप लोग पढ़ते रहते हैं, वहाँ से आपको ये मदद मिल जाएगा इस टॉपिक को कंप्लीट करने में। तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, ये जो 1947 में आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें कई सारे बदलाव किए गए, इससे भी आपको पढ़ना है। इस अधिनियम को भी, ये नहीं कि आप 70 पन्ने का डॉक्यूमेंट उठा के पूरा एक एक शब्द पढ़ रहे हैं। यहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें छांटनी पड़ेंगी कि आपके परीक्षा के लिए क्या उपयोगी है। तो अभी तक की 3 पॉइंट में आप मान के चलिए कि यहाँ से तो आपको 2 से 3 प्रश्न पक्का देखने को मिल सकता है। ऊपर में हो सकता है आपसे एक एक प्रश्न पूछा जाए। और क्या है, उसके बाद देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार,
ठीक है, तथा उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी संवैधानिक उपबंध, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिखे हुए हैं उत्तर प्रदेश के पंचायत से रिलेटेड व्यवस्थाएं एवं महत्वपूर्ण संशोधन। तो देखिए, संविधान में तो एक ही बार लिखा गया है पंचायत को लेके, उसके बाद से आपने अधिनियम बनाया, हर राज्य का अपना अपना पंचायतों पे एक अधिनियम है, एक्ट है, उसमें आप संशोधन भी कर रहे हैं समय समय पर। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है अधिनियम और उसमें किए गए संशोधन, यहाँ से आपका एक प्रश्न का बन सकता है चांस और बनेगा, और एक आपका संविधान में जो प्रावधान लिखा है। तो जो आप संवैधानिक प्रावधान पढ़ते हैं ना, पंचायतों वाला चैप्टर पढ़ते हैं, ये तो पूरा अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से तो आपको इस टॉपिक से घूम फिर के 2 4 5 6 क्वेश्चन तो मिलेगा ही। उसके बाद आपको अधिनियम पढ़ना है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का पंचायती राज पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो बना हुआ है अधिनियम वो आपको ध्यान रखना है। पंचायत के अभी तक जो समितियां आप पढ़ते आ रहे हैं पॉलिटी में, वो आपको ध्यान में रखना है। ब्रिटिश काल के समय का जो पंचायती राज व्यवस्था था वो पढ़ना है। इसमें आप मेनली कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लॉर्ड रिपन हो गए, लॉर्ड रिपन के समय से आप पढ़ेंगे, क्योंकि उनको फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से आप आगे पढ़ेंगे, मतलब वो 1880 के आसपास का समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो लॉर्ड रिपन का समय है। रिपन के बाद से जो व्यवस्थाएं और की गई धीरे धीरे, उसमें भी आपको ध्यान देना है। और देश आज़ादी के पहले का जो है उसमें बहुत काट छांट के पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, सब कुछ नहीं कवर करना है, सारे प्रशासनिक व्यवस्थाओं को नहीं कवर करना है। जहाँ जहाँ आपको लगे कि जिले या जिले के अंदर एक अधिक से अधिक जिले के स्तर पे जो भी प्रशासनिक व्यवस्था थी उसे भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन बहुत डिटेल देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 से 2 ही प्रश्न वहाँ चांस से पूछा जाए। अधिकतर प्रश्न आपका ये पूछा जाएगा, जो समितियां बनी हैं, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है, इन सब से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब यहाँ से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, हमें जानना है कि आपके पंचायत किस तरीके से बनाए गए हैं। अब देखिए, ये आप अगर डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसके पिछले वाले टॉपिक पे क्या लिखा था, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपसे बोला है ना उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, तो पहले आप अधिनियम को पकड़ेंगे, अधिनियम को समझेंगे, तो न केवल आपका ये चैप्टर, ये जो आपका टॉपिक 1 है ये कवर होगा, साथ ही साथ आप अगले टॉपिक पे जो आपका ये वाला टॉपिक है, उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थानों के संबंध में विधायी प्रावधान, स्वरूप, शक्तियाँ, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका दूसरा वाला पहले वाले के उत्तर प्रदेश अधिनियम से, पंचायती राज अधिनियम से जुड़ा हुआ है। वहाँ पे अगर आपने समझ लिया तो आप एक साथ 2 2 टॉपिक को कवर कर रहे हैं। उसके बाद अंदर क्या होगा, उसमें लिखा हुआ कि पंचायत संस्थान के संबंध में विधायी प्रावधान क्या है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, जो आप ऊपर कानून बनाए हुए हैं उसी के अंदर जो आप प्रावधान पढ़ेंगे वही तो यहाँ पर काम आ रही है। तो है वो एक ही टॉपिक, लेकिन देखिए उस टॉपिक को इन्होंने 2 टॉपिक में तोड़ दिया है। उसके बाद पंचायतों में निर्वाचन आरक्षण की व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग, अब राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, हम लोग संविधान में भी पढ़ते हैं, तो जब वहाँ पर हम पढ़ेंगे तो हमें डिटेल देख लेना होगा। फिर वहाँ पे अगर आप एक बार में डिटेल देख लिए तो आपका इस टॉपिक का भी काम पूरा हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में क्या भूमिका है ये देखना है। ग्राम पंचायतों का गठन और पंचायतों की समितियाँ, अब देखिए ये जो आप नेशनल लेवल का पढ़ेंगे, जो पॉलिटी में आप पढ़ते आ रहे हैं GS2 में, या लक्ष्मीकांत आपके पास है कोई भी किताब है, तो वो आप पहले वाले टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे जो पिछला वाला हमने देखा है। इसमें आप हर एक पंचायत की जो समिति होगी, जो ग्राम पंचायत का गठन होगा, किस वर्ष हुआ है, क्या अधिनियम है, ये सब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जब आप पढ़ेंगे तो पूरा 10 नंबर का टॉपिक एक साथ हमारा कवर हो रहा होगा। उसके बाद क्या लिखा है, ग्राम पंचायतों के अधिकार, ठीक है, दायित्व एवं कर्तव्य, यही पूरा डिटेल देखना है। पंचायती राज व्यवस्था में चुनौतियां एवं समाधान, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव टॉपिक है, मतलब ये मेंस के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा नहीं है। हो सकता है अधिक से अधिक यहाँ से आपको एक ही प्रश्न मिले या ना के बराबर प्रश्न मिले, लेकिं ऊपर ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर में ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायतों की समितियाँ, है ना, ये हो गया ग्राम पंचायतों के अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य, ये सब आपका जो है आपको 2 से 3 प्रश्न दे देगा। चलिए, अब अभी तक हमने 20 प्रश्नों के हिसाब से 20 नंबर की बात कर ली। अब हम 10 और पूछेंगे, इस टॉपिक से भी 10 क्वेश्चन और आपसे पूछे जाएंगे। पंचायतों के वित्तीय स्रोत अब आपको जानना है, ठीक है। अब देखिए अलग से नहीं है, पंचायतों के वित्तीय स्रोत जब आप संवैधानिक प्रावधान पढ़ेंगे इंडिया का, या फिर उत्तर प्रदेश अधिनियम में पढ़ेंगे, या फिर आप तो वहाँ पर भी आपको बात हो रही है यहाँ पे वित्तीय स्रोत की।
अब यहाँ पे अगर वित्तीय स्रोत की बात हो रही तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। फाइनेंस कमीशन देखने को मिलेगा, वित्त आयोग देखने को मिलेगा, न केवल राष्ट्रीय स्तर का बल्कि उत्तर प्रदेश वित्त आयोग के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और अभी जो नया वित्त आयोग गठन हुआ है ना, अब ये भी गठित हुआ है, इसके बारे में भी हमें देखना पड़ेगा। एक से दो प्रश्न वहाँ से भी ये पूछ सकते हैं। आजकल टॉपिक सिलेबस में जो टॉपिक लिखा है एग्जैक्ट उस पर नहीं आते हैं प्रश्न, उसके अलावा भी आपको इधर ताका झांकी करना पड़ता है, वहाँ से भी कुछ प्रश्न उठा लिए जाते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पंचायत स्तर पर संग्रहित किए जाने वाले कर। बिल्कुल, जब आप वित्तीय स्रोत की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल सोर्सेज की, तो किस तरह का टैक्स आप वसूल रहे हैं पंचायतों के स्तर पे, किस तरह का ड्यूटी आप वसूल रहे हैं, राज्य की विधानमंडल ने आपको कौन सा अधिकार, आपको किस तरह का अधिकार दिया है कि आप जाइए और अपने ज़िले में, अपने पंचायत में उस तरह का कर वसूलिए। ठीक है। आय के देखिए कोई अन्य स्रोत हैं, उस पर भी आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे, राज्य वित्त आयोग की संरचना, तो ये संरचना कहाँ हुई है, संविधान में हुई है। तो जब आप संविधान में वो प्रावधान पढ़ेंगे तो आपका कहीं ना कहीं, जब आप इस टॉपिक पर आएंगे तो आपको लगेगा कि चलो मेरा तो कम से कम वहाँ पे भी ये चीज़ कंप्लीट हो रहा है। केंद्रीय वित्त आयोग, देखिए ये हम लोग बोल रहे थे, केंद्रीय वित्त आयोग भी आपको पढ़ना होगा। और पंचायती संस्थानों के वित्तीय सशक्तिकरण में उनकी क्या भूमिका है, कैसे वो फाइनेंशियली एम्पावर करेंगे, वित्तीय सशक्तिकरण करेंगे, ये उनके रिकमेंडेशन जो सिफारिश होते हैं उनके अंदर छिपा होता है ये सब चीज़ें, कि पंचायतों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके लिए मुख्य तौर पे हमें आपका 14th और जो 15th फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। आगे क्या लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत की विकास योजना। अच्छा, इसमें देखिए माल ये जो टॉपिक है अ, वित्तीय स्रोत वाला, इसमें एक ग्राम पंचायत विकास योजना भी डाल दिया इन्होंने। तो हो सकता है वो ये जानना चाह रहे हो कि कोई भी ग्राम पंचायत की विकास योजना है तो उसमें किस तरह से फंडिंग आ रही है। और इसमें क्या पूछ सकते हैं वो, कि जैसे मान लीजिए कोई विकास योजना है तो उसमें सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है। जिस इसमें आपसे ये पूछ सकते हैं कि केंद्र प्रायोजित है या केंद्र के द्वारा लागू किया जा रहा है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, हमें ये देखना पड़ेगा। तो उसमें आपका ये होता है ना कि मैदानी इलाके वाले जो राज्य हैं उनमें केंद्र का 60% हिस्सेदारी होगा, 40% राज्य का होगा। इससे मिलता जुलता एक प्रश्न या फिर न के बराबर इस टॉपिक से, सब पॉइंट से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अगला क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम। ये कदम आपको पता होने चाहिए। अब ये सब जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ये आपके मेंस में भी काम देगा, यूपी पीसीएस के। ये एक तरीके से आप यूपी स्पेशल ही तैयार कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो जिससे आप यूपी स्पेशल, जिससे आप जीएस तैयार कर रहे होंगे। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के और बड़े अच्छे तरीके से सुनियोजित ढंग से सिलेबस को अरेंज किया गया है। अब देखिए ये वाला जो टॉपिक है इसमें से आपको सिर्फ 5 प्रश्न आएंगे। ठीक है। ऊपर हमने 3 बड़े टॉपिक देखे, उनमें से 10 10 10 कुल 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 प्रश्न आएंगे आपके। ठीक है। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। अब यहाँ से इस टॉपिक से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 5 प्रश्न 5 नंबर के होंगे और टॉपिक देख के ही आप समझ जाएंगे कि ये 5 नंबर तक ही पूछा जा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। ठीक है। पंचायत सिटीजन चार्टर, जो सिटीजन चार्टर आपका होता है, ऐसे आप गवर्नेंस पे भी पढ़ते हैं। तो पंचायत का जो सिटीजन चार्टर है इसको हम समझेंगे। अब देखिए यहाँ अगर हम ये समझ लेंगे तो हमें सिटीजन चार्टर का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा जो आपको गवर्नेंस में पढ़ना है। उसके बाद क्या लिखा है, पंचायत सचिवालय, ग्राम सचिवालय तथा पंचायत सहायक की भूमिका। अब ये टॉपिक आप जो देख रहे हैं ना, ये आपको अगला जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे कि ग्राम पंचायत अधिकारी का कर्तव्य क्या है, उसमें आपको ये मदद करेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक सिर्फ उसी में लिखा हुआ है, वो अगले के लिए भी मददगार साबित हो रहा है। ठीक है। पंचायत सचिवालय, ग्राम सचिवालय तथा पंचायत सहायक की भूमिका, ये आप देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है आगे, उसके बाद लिखा हुआ है कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन की स्थापना। देखिए ये सब कहीं ना कहीं हमें ले जा रहा है ऑफिस वाली फीलिंग कराने के लिए, कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका कर्तव्य है, जो आपका काम है, आपको उसके बारे में पहले से पता होना चाहिए। तो अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये दोनों टॉपिक भी आपके सहायक हो गए। अगला क्या लिखा हुआ है, पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे करेंगे आप। ठीक है। पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना और परिवार रजिस्टर एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण। अब जब अगला टॉपिक हम देखेंगे उसमें भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि जब आप ग्राम पंचायत अधिकारी होंगे तो कैसे आप रजिस्टर करेंगे, जन्म मृत्यु पंजीकरण कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें उसमें भी
आपको पता होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये उससे जुड़ी हुई हैं। तो चौथा टॉपिक और पांचवा टॉपिक, छठवां टॉपिक, वो काफ़ी आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, ये जो टॉपिक है, ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम, यहाँ से आपके पूछे जाएंगे 20 प्रश्न 20 नंबर के। तो अब तक हमने 3 टॉपिक देखे, 10 10 10 30 प्रश्न। ऊपर वाला जो हमने चौथा टॉपिक देखा उससे 5 प्रश्न 35। यहाँ से आपके पूछे जाएंगे 20 प्रश्न, तो ये हो गए आपके 55। और अंतिम जो टॉपिक होगा कि ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में आप जो कर्तव्य निभाएंगे, उससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे 10। तो आपके कितने हो गए टोटल? 65 प्रश्न 65 क्वेश्चन, मतलब 65 प्रश्न हो गए और 65 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। आगे देखिए, अब देखिए इसमें आपको कुछ कुछ तो स्कीम साफ साफ लिखा हुआ है और कुछ कुछ आपको ढूंढ ढूंढ के निकालना है। तो पहला क्या साफ साफ लिखा है कि आपसे एक पूछा जाएगा राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के बारे में। तो आप मान के चलिए कि इससे आपको, इसमें कितने पॉइंट है पहले ये देखिए, 1 2 3। तो ये जो 2 पॉइंट है, इससे मान के चलिए कि 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ से उम्मीद है कि मिल जाएगा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में। इससे यहीं से हम अपनी शुरुआत भी करेंगे अपने टॉपिक की। उसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन एवं ग्रामीण पेयजल योजना, फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों ही जो फेज़ में इसको अप्लाई किया गया है। इसमें से भी आप मान के चलिए 2 से 3 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप मान के चलिए कि 4 से 5 प्रश्न या 5 से 6 प्रश्न आपको इन 2 टॉपिक से मिल जाएंगे। अब यहाँ है मेहनत, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ नहीं लिखा है कि और कौन कौन सी अन्य योजनाएं हैं जो आपको पढ़नी है। ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी स्वास्थ्य योजनाएं हैं, इसके लिए आपको मंत्रालयों को अच्छे से पढ़ना होगा, उनके स्कीम्स को देखना होगा। देखिए, भारत सरकार की भी योजनाएं पढ़नी है, पंचायती राज विभाग एवं उत्तर प्रदेश के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य योजनाएं एवं कार्यक्रम। भारत, तो यानी कि इस टॉपिक में साफ साफ बोला गया है कि भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, ठीक है, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य के लिए कोई भी स्कीम कार्यक्रम लाया गया है, उसको आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको पढ़ना है उत्तर प्रदेश सरकार के भी इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में लाई गई योजनाओं के बारे में, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य के बारे में। इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे कुल मिलाकर आएंगे 20 प्रश्न। अब हम पहुँच गए 55 प्रश्नों तक। ये आखिरी पॉइंट है जो हमने फोर्थ पॉइंट, देखिए छठवां पॉइंट से पहले फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपके कौन कौन से टॉपिक थे कि पंचायत सिटीजन चार्टर, पंचायत सचिवालय और ग्राम सचिवालय तथा पंचायत सहायक की क्या भूमिका है। तो ये कहीं ना कहीं रोल बता रहा है। तो ये आपका छठवां पॉइंट छठवें वाले टॉपिक से मिलता जुलता रहेगा। उसके बाद देखिए पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना, पंचायतों में जो ई गवर्नेंस, इसकी स्थापना के बारे में पढ़ना है। और परिवार रजिस्टर एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण, तो जन्म मृत्यु पंजीकरण जो बर्थ डेथ सर्टिफिकेट आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो सर्टिफिकेट बांटेंगे, वो भी आपको पता होना चाहिए। और अब देखिएगा, इसके बाद हम देखते हैं छठवां पॉइंट। ये देखिए, ये इससे भी आपको पूछे जाएंगे 10 प्रश्न। तो आपके सामने कुल 4 पॉइंट है, तो मान के चलिए 2 2 अगर सबसे पूछे जाते हैं तो 8 हो गए। किसी 1 2 से 3 3 प्रश्न पूछ लेंगे, एक एक एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें? इसमें पहला देखिए क्या टॉपिक लिखा है कि ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में क्या भूमिका है। आपको उनका रोल पता है पहले ही, तो एक तरीके से ये आपको सिलेबस देके पहले ही आधा ट्रेनिंग करा दिए कि जब आप वहाँ पहुँचिए तो बहुत सारा नॉलेज आपको पहले से है, बस कैसे काम करना है वहाँ जाके कर लीजिएगा। ग्राम पंचायत सचिव के रूप में, ठीक है, आपका 3 पॉइंट है मेनली। क्या करना है? जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में क्या काम है, ये पता होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ इसको पढ़ लिए तो ऊपर वाला में भी समझ जाएंगे। आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में क्या भूमिका है, ठीक है। अब आदर्श ग्राम योजना भी था, आदर्श ग्राम योजना में हमें देखना पड़ेगा, या कोई भी ऐसी योजना जिससे हम आदर्श ग्राम बना सकते हैं, उसमें हमें ये जरूर देखना होगा कि क्या ग्राम पंचायत अधिकारी के बारे में कुछ बोला गया है, या फिर हम इन टॉपिक्स को अलग से भी सर्च करके पढ़ेंगे। आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में क्या भूमिका है ग्राम पंचायत अधिकारी की। तो जब इनकी भूमिका को हम पढ़ेंगे तो साथ साथ हमें ये भी देखना होगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाके कि जो हमारे मुखिया लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चुने गए प्रतिनिधि हैं, उनके साथ मिलके हम कैसे बेहतर और कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है यहाँ पर एग्जामिनर को अगर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बनाना हो, वो आपसे इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि जो पंचायत अधिकारी के अलावा हमारे मुखिया हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, इनका क्या रोल है, कि ये इनके साथ मिलके कैसे गांव को आदर्श ग्राम में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये वहाँ से भी हमें लेना पड़ेगा, ताकि अगर प्रश्न को थोड़ा सा टफ बनाने में थोड़ा आगे चले जाते तो वहाँ से सॉल्व कर लें। तो ये है अपना
पूरे 65 नंबर की भूमिका कि किस किस तरीके से कैसे आपसे पूछा जाएगा। अब सबसे पहले हम लोगों की शुरुआत कैसे होगी? सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे योजनाओं से। उससे हमें बहुत धीरे धीरे ये पता चलेगा कि सरकार क्या सोच रही है, किसका क्या रोल है, किस गहराई तक हम जा रहे हैं। और वहाँ से हम कंप्लीट करने के बाद धीरे धीरे योजनाओं को हम बीच बीच में देखते रहेंगे, क्योंकि एक बार में योजना को पीछे नहीं भागना चाहिए। ये बड़ा टॉपिक है, इसको हम कंप्लीट करते रहेंगे। इसके बाद हम सीधे संवैधानिक प्रावधान से शुरू करेंगे, वहाँ से हम चीज़ों को जोड़ेंगे, जो जो टॉपिक जुड़ सकते हैं। ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज हमारा ये 65 नंबर का ये विशेष था, जो अभी हम लोगों ने ग्राम पंचायत अधिकारी का सिलेबस में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अगला अब हमारा एक कंप्यूटर बचता है 15 नंबर का, और 20 नंबर का यूपीजी के। छोटा सा एक वीडियो होगा, उसको भी देख लेंगे तो सिलेबस का अपना शुरू का 2 वीडियो कवर हो जाएगा। और तीसरे वीडियो से हम लोग कंटेंट पे फोकस करेंगे। ठीक है? तो अगर ये अपना वीडियो क्लासेस आप लोग को फ्री में मिलता रहेगा, और हमारा जो सामर्थ्य बैच है जिसमें नोट्स, पेड मटेरियल, ये सब आपको मिलता रहेगा, उसके लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। ठीक है? 8744903539। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी यूपी जीके और कंप्यूटर का हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।